नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एवं परिवार मित्र सतीश अवस्थी। आज फिर हाजिर हूं आपके समक्ष एक नया केस लेकर, जो कि पारिवारिक विवादों से संबंधित है। दोस्तों, मैं आज ज़्यादा भूमिकाएं नहीं बांधते हुए सीधे कहानी पर आता हूं, क्योंकि आज का केस थोड़ा लंबा है और वीडियो लंबा बनने की संभावना है। दोस्तों, आज के इस निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी साहब के द्वारा यह केस 1993 में निर्णित किया गया है। दोस्तों, इस केस की कहानी इस प्रकार है कि दोनों पति पत्नी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से 1966 में होता है और विवाह के उपरांत दोनों के 2 बच्चे होते हैं। विवाह के समय पत्नी एक टीवी कंपनी में काम करती थी और पति दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट थे। दोनों बच्चों के जन्म के बाद पत्नी ने अपनी नौकरी 1967 के बाद छोड़ दी थी और जब बच्चे 4-5 साल के हो गए तो 1972 में उसने फिर से नौकरी करना प्रारंभ कर दिया और इस तरह विवाह के बाद 10-12 साल तो इनके अच्छे गुजरे, लेकिन 1978 और 1979 में इन दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद होने शुरू हो गए और पति का यह आरोप था कि पत्नी जारता कर्म में लिप्त है। पति का यह भी आरोप था कि पत्नी से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जार कर्म किए जाने की स्वीकृति कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद भी जैसा कि पति का कहना है कि उसने इस अनैतिक काम को करना बंद नहीं किया, तो पति ने 1980 में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए प्रयास किए, लेकिन पत्नी ने इसमें कोई सहयोग प्रदान नहीं किया। तो 1985 में पति ने धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जार कर्म का आधार लेते हुए अपनी पत्नी के खिलाफ विवाह विच्छेद याचिका दिल्ली की जिला न्यायालय में पेश की। पति ने अपनी विवाह विच्छेद याचिका पेश की थी, वह करीब 160 पैराग्राफ की थी। पत्नी ने अपने पति की इस विवाह विच्छेद याचिका का भी उतना ही लंबा जवाब दिया जितनी कि उसकी विवाह विच्छेद याचिका थी। पत्नी ने पति के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। उसने कहा कि उसका पति ओथेलो की तरह है, जो अपनी पत्नी पर हमेशा शक करता रहता है। जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान पति की इस विवाह विच्छेद याचिका को माननीय न्यायालय के द्वारा वापस कर दिया गया। जब पति के द्वारा जिला न्यायालय के इस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें आदेश दिया कि इस केस में जहाँ तक संभव हो डे टू डे सुनवाई की जाए और इस केस का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाए। दोस्तों, इस केस में ख़ास बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में इसकी ट्रायल दिल्ली हाई कोर्ट को सौंप दी और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस को कहा कि इस केस को ऐसे जज को सौंपा जाए जो इनकी सुनवाई करते हुए जल्दी से जल्दी इस केस में फैसला प्रदान करे। दोस्तों, जब इस केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हो ही रही थी, तब पति ने बीच में ही एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि
पत्नी ने उसकी विवाह विच्छेद याचिका का जो जवाब दिया है, उस जवाब में पत्नी के द्वारा जो तथ्य पेश किए गए हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही पत्नी के खिलाफ क्रूरता साबित होती है और इस क्रूरता के आधार पर ही पति को विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उसका यह प्रार्थना पत्र यह कहकर खारिज कर दिया कि पति के द्वारा जो आधार लिया गया है वह है जार कर्म का लिया गया है। तब पति ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी विवाह विच्छेद याचिका में संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए, जिसमें उसने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने की मांग करते हुए इसमें संशोधन चाहा। जब पत्नी के द्वारा इस प्रार्थना पत्र का जवाब दिया गया तो उसमें पत्नी ने फिर वही आरोप लगाए जो उसने पहले अपने जवाब में लगाए थे, और उसमें पत्नी ने अपने पति को एक पागल, सनकी और उसके पूरे परिवार को पागल कहा था। जब इस प्रार्थना पत्र के जवाब में भी पत्नी के द्वारा इस प्रकार के तथ्य दिए गए तो पति ने फिर इस आशय का एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया कि जवाब में दिए गए तथ्यों से क्रूरता पूर्ण रूप से साबित होती है तथा इसी आधार पर प्रार्थी को विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की जावे। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा यह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर वह फिर से माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में गया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया। जब इस केस में पति की साक्ष्य पूरी हो गई और पत्नी की साक्ष्य शुरू होनी थी, तभी पति ने एक प्रार्थना पत्र फिर इस आशय का पेश किया कि पति के एडवोकेट ने उससे जिरह में जो सवाल पूछे हैं वह मानसिक क्रूरता कारित करते हैं और इसी आधार पर उसे विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान की जावे। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जब यह प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया तो पति इस आदेश से व्यथित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष फिर गया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसमें 3-4 महीने में यह केस जल्दी से जल्दी डिसाइड किए जाने के निर्देश देते हुए यह प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और 28 महीने व्यतीत हो गए। लेकिन इसमें पत्नी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं की जा सकी। पत्नी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि इस केस में जो देरी हुई है वह उसकी वजह से नहीं हुई है। इस केस में पति ने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के जितने भी आदेश हैं उन सबको माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। इस वजह से इस केस में देरी हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें सुनवाई किए जाते हुए दोनों पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब किया और दोनों को कहा कि इसमें यदि कोई समझौते की संभावना हो तो वह कर लिया जाए, जिसके लिए दोनों पक्षकारों ने समय चाहा। लेकिन उनके बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सका और उन्होंने इस आशय की सूचना माननीय न्यायालय को दी तो माननीय न्यायालय ने इसमें बहस किए जाने के निर्देश दिए। पति की ओर से इसमें बहस करते हुए कहा गया कि पति 1980 से ही इसमें विवाह विच्छेद के लिए प्रयास कर रहा है
और उसने 5 साल तक आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के लिए प्रयास किए। जब इसमें वह सफल नहीं हुआ तो उसने 1985 से अपना केस लड़ रहा है और केस लड़ते हुए 8 साल व्यतीत हो चुके हैं। दोनों का स्वर्णिम काल इसी केस में व्यतीत हो गया है। दोनों के बीच में जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वह लगभग ख़त्म हो गए हैं। अब दोनों के साथ साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसलिए इस केस में विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान कर दी जानी चाहिए। पति के एडवोकेट ने इसमें आगे बहस करते हुए कहा कि पत्नी के द्वारा इसमें जो जवाब दिया गया है उसी से क्रूरता पूर्ण रूप से साबित होती है और इस केस में पति के बयानों के दौरान पत्नी के एडवोकेट के द्वारा जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं वह पत्नी के निर्देशानुसार ही उसके एडवोकेट के द्वारा यह प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्नों से उसको काफ़ी मानसिक आघात पहुंचा है। इसी आधार पर पति को विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान कर दी जानी चाहिए। पति के एडवोकेट का कहना था कि इसमें इसी स्टेज पर इतनी साक्षी एकत्रित हो गई है कि क्रूरता के आधार पर इसमें विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान की जा सकती है। पति ने इसमें आगे बहस करते हुए कहा कि पत्नी ने अपने जवाब में आरोप लगाए हैं कि उसका पति मानसिक मायाजाल में फंसा हुआ है और उसे मानसिक चिकित्सक से इलाज लेने की आवश्यकता है और उसकी बहन उसको इस केस के लिए बरगला रही है और उसका पूरा परिवार ही आनुवांशिक रूप से पागल है। पत्नी ने अपने जवाब में यह भी लिखा था कि उसके दादाजी सहित समस्त परिवारजन पागल हैं और उन्हें इलाज लेने की ज़रूरत है। पत्नी के एडवोकेट ने अपनी बहस के दौरान कहा कि इस केस की ट्रायल में उसकी ओर से कोई देरी नहीं हुई है। जो भी देरी हुई है वह पति की ओर से ही की गई है और इस केस में पत्नी के एडवोकेट के द्वारा जो जिरह की गई है वह उसने अपनी प्रतिरक्षा किए जाने के अधिकार के तहत ऐसी जिरह की है। उसने यह भी कहा कि उसका पति ही अपनी पत्नी के साथ में निवास नहीं कर रहा है, जबकि पत्नी अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। पत्नी के एडवोकेट ने आगे बहस करते हुए कहा कि पत्नी वर्तमान में भी अपने ससुराल में निवास कर रही है और उसके पति ने खुद ही अपने आप को उस घर में एक कमरे में समेट लिया है और वह एक कमरे तक सीमित होकर रह गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों की बहस सुनने के बाद में कहा कि अब इसमें यह प्रश्न उठता है कि इस केस का समाधान किस प्रकार से किया। इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने विकल्प रखे। पहला विकल्प यह रखा कि जिस प्रकार से पति के पहले 2 प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए थे उसी प्रकार से इस प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर देना चाहिए। और दूसरा विकल्प यह रखा दिल्ली हाई कोर्ट को फिर से इस प्रकार के निर्देश दिए जाएं कि वह इस केस में जल्दी से जल्दी सुनवाई करते हुए जल्दी से जल्दी इसमें फैसला दे। इसमें तीसरा विकल्प यह रखा कि इस केस की परिस्थितियों को देखते हुए यहीं इसी न्यायालय में इस केस का समाधान ढूंढा जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि पहले दोनों विकल्प अपनाए जाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इसी प्रकार के विकल्प अपनाए जा चुके हैं और
दिल्ली हाईकोर्ट को इस प्रकार के निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह जल्दी से जल्दी इस केस में फैसला दे, लेकिन उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें तीसरे विकल्प पर विचार किए जाने के अतिरिक्त कोई भी रास्ता नहीं बचा है और हम तीसरे विकल्प पर ही विचार करने के इच्छुक हैं। पत्नी का कहना है कि वह अपने पति के साथ में रहना चाहती है, लेकिन केस की परिस्थितियों से स्पष्ट है कि यह सिर्फ कहने की बात है और जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उससे लगता नहीं कि वे दोनों भविष्य में एक साथ प्रेम पूर्वक रह पाएंगे। पक्षकारों का गुजरा हुआ समय जो इस केस को लड़ने में व्यतीत हुआ है, उसको लौटा पाना अब बहुत ही मुश्किल है। विवाह लगभग खत्म हो चुका है और नाम मात्र का ही बचा है। इस केस को चलने दिया गया तो इसमें इसी प्रकार से समय और निकल जाएगा और जिस पक्षकार के भी खिलाफ ये फैसला होगा तो उसे इसमें अपील करने का भी अधिकार बचा रहेगा। दोनों ही पक्षकार अपने अपने क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से अच्छी तरह से स्थापित हैं और दोनों के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। इन दोनों पक्षकारों का पुत्र एक डॉक्टर है और पुत्री MBA की डिग्री प्राप्त करने के बाद में एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी कर रही है और दोनों बहुत अच्छी तरह से सेटल हैं। पति की उम्र जहाँ 55 साल हो चुकी है, वहीं पत्नी की उम्र 50 साल है। जहाँ पति अपनी पत्नी को एक एडल्ट्रेस कहकर संबोधित करता है, वहीं पत्नी अपने पति को एक ल्यूनेटिक कहकर संबोधित करती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पत्नी का यह कृत्य मानसिक क्रूरता की परिभाषा में आता है? क्या पत्नी का यह कृत्य मानसिक क्रूरता कारित करता है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोलिन्स बनाम गोलिन्स के केस का उदाहरण देते हुए कहा कि इस केस में लॉर्ड रीड ने कहा था कि मानसिक क्रूरता को परिभाषित नहीं किया जा सकता और यह पक्षकारों के आचरण, उनके चरित्र, उनकी शारीरिक व मानसिक कमजोरी के ऊपर निर्भर करता है। या याची के दिमाग में कोई भय पैदा हुआ है, याची को कोई नुकसान या खतरा महसूस हो रहा है। क्रूरता ऐसी होनी चाहिए जो जीवन या शरीर के किसी अंग या स्वास्थ्य के प्रति खतरनाक हो, नुकसानदायक हो या ऐसा होने का भय व्याप्त हो। इससे स्पष्ट है कि मानसिक क्रूरता इस प्रकार की हो कि जिससे याची के दिमाग में युक्त रूप से भय प्राप्त हो गया हो। यह मानसिक क्रूरता का एक आवश्यक तत्व है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मानसिक क्रूरता सिर्फ जीवन, शरीर के किसी अंग या सांस के प्रति ही नुकसानदायक या खतरनाक नहीं हो, बल्कि याची की प्रतिष्ठा, उसके वर्किंग कैरियर और सामाजिक हैसियत के लिए भी नुकसानदायक हो। मानसिक क्रूरता ऐसी होनी चाहिए कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ में रहने के लिए सोच भी नहीं सके। हर केस में क्रूरता के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। प्रत्येक केस की परिस्थितियों और उसके तथ्य के ऊपर निर्भर करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी के केस का भी उदाहरण देते हुए कहा कि इस केस में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के जगन्नाथ सेठी साहब ने कहा था कि धारा 13(1)(1)(a) हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि ट्रीटेड दी पिटिशनर विद क्रूएल्टी, इस वाक्य में जो क्रूएल्टी शब्द का प्रयोग किया गया है उसको कहीं भी इस धारा में परिभाषित नहीं किया गया है और यह वास्तव में परिभाषित की भी नहीं जा सकती। यह शब्द मानवीय व्यवहार और मानवीय आचरण से संबंधित है। वैवाहिक कर्तव्य
के संबंध में आचरण को प्रकट करता है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सेठी साहब ने कहा था कि क्रूरता मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, और यह इरादतन भी हो सकती है और गैर इरादतन भी हो सकती है। यदि कोई क्रूरता शारीरिक क्रूरता होती है तो उसका निर्धारण बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई क्रूरता मानसिक क्रूरता होती है उसका निर्धारण बहुत मुश्किल से किया जा सकता है। इसके लिए पहले क्रूरता की जांच करनी होती है कि यह मानसिक है या शारीरिक, और यदि यह मानसिक क्रूरता है तो इसके लिए पक्षकारों के आचरण को देखना होता है कि इस आचरण का याची के दिमाग पर क्या प्रभाव हुआ है। यह देखना होगा कि इस प्रकार के आचरण से युक्त रूप से भय व्याप्त हुआ है, और क्या याची यदि अपने जीवन साथी के साथ में निवास करना चाहता है तो क्या उसके जीवन, स्वास्थ्य या सामाजिक प्रतिष्ठा या व्यावसायिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचने की या किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना है। कि कोई पक्षकार क्रूरता की शिकायत करता है तो उस केस में उनके जीवन स्तर की जांच करनी चाहिए। क्रूरता संबंधी आरोप पक्षकारों के आर्थिक और सामाजिक स्तर पर निर्भर करते हैं। यह उनके सामाजिक और मानवीय मूल्यों, जिसको वो महत्व देते हैं, के ऊपर निर्भर करता है। शोभा रानी के केस में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के जगन्नाथ सेठी साहब ने कहा था कि धारा 13(1) के क्लॉज 1A हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो वाक्य दिया गया है कि पिटिशनर विद क्रुएल्टी, क्या इसमें जो क्रुएल्टी है वह इरादतन या इच्छा से या जानबूझकर होनी चाहिए। साबित करना जरूरी है कि ऐसी क्रूरता इरादतन की गई है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस प्रकार साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जहां क्रूरता इरादतन नहीं की गई है, फिर भी ऐसी क्रूरता माफ़ किए जाने योग्य नहीं होती है। पक्षकार को इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी क्रूरता इरादतन नहीं की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हस्तगत इस केस में कहा कि यदि उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में इस केस के तथ्यों को देखा जाए तो पत्नी के द्वारा अपने जवाब में जो मानसिक क्रूरता संबंधी तथ्य लिखे गए हैं उनको इस न्यायालय के द्वारा पहले ही हटाया जा चुका है, तथा उसके वकील के द्वारा पति से जिरह में जो सवाल पूछे गए थे और ऐसे सवालों ने जो मानसिक क्रूरता कारित की थी उनको पहले ही इस न्यायालय के द्वारा हटा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी यह निर्णय दिए जाते समय इनको पढ़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस केस में पति एक प्रतिष्ठित वकील है, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। पत्नी के एडवोकेट के द्वारा जिरह में जो सवाल पूछे गए हैं वह निश्चित रूप से वेदनाकारी हैं। उसके ऐसे सवालों से उसके व्यावसायिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी पर जो आरोप लगाए गए हैं वह भी सही हो। पति भी सदैव अपनी पत्नी पर संदेह करता रहा है जो सही नहीं है तथा निराधार है। पति अपनी पत्नी के द्वारा लगाए गए इन आरोपों से काफ़ी व्यथित हुआ है। पत्नी इस केस में अपनी प्रतिरक्षा करते हुए बहुत आगे निकल गई है और उसके द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में लगाए गए इन आरोपों का उसकी प्रतिरक्षा से कोई संबंध और सरोकार नहीं है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह बात नोट करने की है कि पत्नी ने अपने जवाब में अपने पति के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है कि उसका पति एक साइकोपैथिक डिसऑर्डर से ग्रसित है, यह धारा 13 बन के क्लॉज 3 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में विवाह विच्छेद प्राप्त किए जाने का एक आधार है। लेकिन उसने अपने जवाब में यह नहीं लिखा है कि वह इस आधार पर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, और ना ही यह कहा है कि इस आधार पर पति की विवाह विच्छेद याचिका को खारिज किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्नी ने इस आधार को एक प्रतिरक्षा के रूप में नहीं लिया है, बल्कि बिना सोचे समझे आरोप प्रत्यारोप करने की दृष्टि से यह बात कही है। इसलिए पत्नी के इस प्रकार के शब्द एक मानसिक क्रूरता कारित करते हैं, तथा अब पत्नी के इन शब्दों के आधार पर यह कहने का अधिकारी हो गया है कि वह पत्नी के द्वारा मानसिक क्रूरता कारित किए जाने के कारण उससे विवाह विच्छेद चाहता है। पत्नी भी अच्छी तरह से जानती है कि उनका वैवाहिक जीवन अब लगभग मृतप्राय हो चुका है, अब उनका साथ साथ रहना कतई संभव नहीं है। पत्नी का कहना है कि उसका पति आनुवांशिक रूप से पागल है। जब उसका पति पागल है तो वह उसके साथ रहना ही क्यों चाहती है? इसका अर्थ यह है कि वह सिर्फ अपने पति का जीवन नारकीय बनाना चाहती है। पत्नी की इस प्रकार की संवेदनहीनता पर अब कोई किसी प्रकार का शक नहीं रहा है कि वह अपने पति को तोड़ना चाहती है। यह शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो गया है कि उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका है, तथा अब यह विवाह धारा 13 वन के क्लॉज 1A के तहत भिक्षित हो जाना चाहिए, और हम अब यही करने जा रहे हैं। इस केस में पिछले 8 सालों की प्रगति को देखते हुए यह बिल्कुल फिट केस है कि इस केस की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए इस केस में इसी स्तर पर, इसी स्टेज पर फैसला दे दिया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परंतु यह फैसला देने से पहले यह स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है कि इस केस में आरोप प्रत्यारोपों के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री दिया जाना असंभव है, और देरी के आधार पर भी इस प्रकार की विवाह विच्छेद की डिक्री नहीं दी जा सकती। इसके अलावा इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के आधार भी कोई विवाह विच्छेद का विधिक आधार नहीं है। इसलिए इस केस में पूरी ट्रायल हुए बिना ही विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस केस की प्लीडिंग्स और उसमें दिए गए जवाब की प्लीडिंग्स और जिले में पूछे गए प्रश्नों को देखते हुए और पत्नी के द्वारा इसमें जो तथ्य स्वीकृत किए गए हैं उनके आधार पर यह केस डिसाइड किया जा सकता है। असाधारण कदम ही इस केस में मदद प्रदान कर सकता है और इन दोनों पक्षकारों के हित में फैसला दिया जा सकता है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस केस में विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान कर दी गई और कहा गया कि पति के द्वारा अपनी पत्नी पर चरित्र संबंधी जो आरोप लगाए गए हैं वह साबित किए हुए नहीं माने जाएंगे और पत्नी के सम्मान और उसके चरित्र की पुष्टि की जाती है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस केस में फैसला प्रदान किया गया। तो दोस्तों, इस केस से हमें यही सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि किसी केस के जवाब में अनर्गल तथ्य दिए गए हों जिनसे मानसिक क्रूरता कारित होती हो तो उसके आधार पर भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान की जा सकती है। दूसरा, इससे यह सीखने का
और जानने का अवसर प्राप्त हुआ कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भी इस केस में अधीनस्थ न्यायालय की तरह ट्रायल की गई है। और तीसरा, इस केस से यह जानने का अवसर प्राप्त हुआ कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आधी अधूरी ट्रायल के आधार पर ही, जिसमें सिर्फ पति के ही बयान हुए थे और पत्नी की तरफ से कोई भी बयान नहीं हो पाए थे, और यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में पहुंच गया था। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह देखते हुए कि यदि इसमें वापस इस केस को ट्रायल के लिए भेजा गया तो और अधिक समय गुजरने की संभावना है, और यह मामला इतना उलझा हुआ है कि स्पीडी ट्रायल के आदेश दिए जाने के बावजूद भी 28 महीने तक इसमें पत्नी की ओर से बयान नहीं हो सके थे। तो भविष्य में भी इस प्रकार के बयान होने की और प्रगति होने की कोई संभावना जब माननीय उच्चतम न्यायालय को नहीं दिखी, तो उनके द्वारा प्रक्रियात्मक चरणों को नज़रअंदाज करते हुए रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्लीडिंग्स और साक्ष्य के आधार पर ही माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस केस में फैसला पारित किया गया। तो दोस्तों, आज का यह केस और इस केस के आधार पर सुनाई गई यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी प्रकार रोज़ आपके समक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत केसेज जो पारिवारिक विवादों से संबंधित होते हैं आपके समक्ष पेश करता रहूँगा। आपने यह वीडियो अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार।